उर्दू ज़ोन 24 में खुशामदीद। विक्टर के दिल में रोशनी के लिए अजीब सी कश्मकश पैदा होने लगी। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि दूसरा मौका वो किसी को देता नहीं। फिर रोशनी को उसने क्यों दूसरा मौका दिया। देखते हैं नॉवल इश्क यारम की आज की किस्त में अब क्या होने जा रहा है। रोशनी के मुंह से प्लान का नाम सुनकर रेयान जो पीछे खड़ा था, उसने एकदम रोशनी को देखा। कुछ दिनों से रोशनी के प्लान नाकाम हो रहे थे और इस प्लान के बारे में तो रोशनी ने रेयान को भी कुछ नहीं बताया था। अगर कुछ बताया होता तो शायद रेयान उसे मजीद प्लान बनाने से रोक देता। हाँ बोलो, क्या प्लान है? काया ने बरहमी से कहा। काया, मैं ये चाहती हूँ कि मैं विक्टर का एतमाद हासिल करूँ, उसकी टीम में किसी तरह दाखिल हो जाऊँ, और जब विक्टर को मुझ पर पूरा यकीन हो जाएगा तब मैं उसे मार दूंगी। तब उसे मारने में भी आसानी होगी। अगर हम ऐसे ही दिन ब दिन प्लान बनाते रहे और वो बचता रहा तो हम कभी भी उसे मार नहीं सकेंगे। विक्टर को ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ। इस तरह वो काबू में भी आ जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। रोशनी ने अपना प्लान काया को बताया और रेयान उसकी तरफ देख रहा था। रेयान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोशनी ने किस सफाई से दोनों के साथ काम करने का रास्ता निकाल लिया है। रोशनी के प्लान में वजन था जो काया को भी कुछ कुछ समझ में आया। काया के दिमाग पर बस विक्टर का खून सवार था। उसने रोशनी का प्लान सुनने के बाद उसकी तरफ देखा। तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी कर दी तो? काया को प्लान के साथ साथ अपने टीम के काम करने वालों की गद्दारी का खौफ भी था। काया, ऐसा नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो। मैं आपकी एहसानमंद हूँ, मैं कभी भी आपसे गद्दारी का सोच नहीं सकती। मेरा मकसद विक्टर के पास जाना सिर्फ आपके काम के लिए है, नहीं तो मैं उस जानवर की तरफ देखूं भी ना। रोशनी ने अपनी तरफ से काया को पूरा एतमाद दिलाया। वो नहीं चाहती थी कि काया उसके प्लान से इनकार कर दे। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। ओके, ठीक है। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सब मुझे मालूम होना चाहिए। काया ने रोशनी के प्लान पर हामी भर ली। ये सुनकर रोशनी की एक बड़ी टेंशन खत्म हो गई थी। रोशनी और रेयान को मजीद कोई चोरी नहीं करनी थी। अब इन दोनों के पास विक्टर को मारने का टारगेट मिला हुआ था। काया की इजाज़त के बाद रोशनी और रेयान वहां से निकल आए। कहाँ फंस गए हैं हम दोनों। रेयान, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। काश ये विक्टर हमारी ज़िंदगी में ना आया होता। रोशनी बाहर गार्डन में बैठे घास को तोड़ते हुए अपनी ज़िंदगी पर अफसोस कर रही थी। वैसे रोशनी, तुमने पिछले कुछ दिनों का कोटा पूरा कर दिया है, आज का प्लान बनाकर। नहीं तो तुम्हारे सारे प्लान नाकाम हो रहे थे। आज का प्लान तो कामयाब हो गया है। रिया ने रोशनी के प्लान की तारीफ करते हुए उसे हौसला दिया, जो अब हिम्मत हार रही थी। काया को तो किसी तरह हमने मुतमईन कर दिया है। अब पता नहीं ये विक्टर अब हमसे क्या करवाने वाला है। अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। रोशनी अपने सामने फ़ोन रखकर विक्टर की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। इतने में विक्टर की कॉल आ गई। रोशनी ने फ़ोन उठाया तो विक्टर ने उन दोनों को ब्रिज के पास आने को कहा और साथ ही कॉल बंद हो गई। रोशनी मायूस सा चेहरा लिए वहां से रेयान के साथ विक्टर की बताई हुई जगह पर जाने के लिए निकल पड़ी। विक्टर सर पर कैप पहने, जिसका फ्रंट उसने थोड़ा सर से नीचे किया हुआ था, जिससे उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था, मोबाइल पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब रोशनी ने उसे दूर से देख लिया। रोशनी और रेयान चलते हुए विक्टर के पास आ गए। बोलो, क्या करना है? रोशनी ने हेलो हाय के बगैर विक्टर को काम का कहा। रोशनी की आवाज़ सुनते ही विक्टर ने अपनी कैप को अपने हाथ से ऊपर किया और साथ ही दोनों को बैठने का इशारा किया। तुमने मुझे इस होलिये में भी पहचान लिया है, बड़ी बात है। विक्टर ने रोशनी की आंखों में देखा जो अब स्याह रंग की थी। आज रोशनी ने ग्रीन कलर के लेंस नहीं लगाए थे। तुम्हें पहचानने की जरूरत नहीं है। जानवर अपना कोई भी रूप तब्दील कर ले, रहता वो जानवर ही है। रोशनी ने चेहरे पर गुस्सा लाया। उसने विक्टर को दो टोक जवाब दिया। रोशनी अपनी इस हालत का जिम्मेदार विक्टर को ठहरा रही थी। अगर वह उनकी ज़िंदगी में ना आता तो अब हालात कुछ और होते। जानवर, गुड। रोशनी के जवाब पर विक्टर दांत पीस कर रह गया। काम की बात करते हैं। विक्टर ने फौरन बात को टालते हुए रेयान की तरफ देखा, जो विक्टर और रोशनी के गुस्से को ठंडा करने की सोच रहा था। आज एक डिनर पार्टी है, वहाँ से मैंने किसी को अगवा करना है। किसको करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, और ना मुझसे पूछने की कोशिश करना। वैसे तो मैं ये खुद कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ सिर्फ कपल के जाने की इजाज़त है और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि मेरे भी हाथ खड़े हो गए हैं। लेकिन इस काम का पैसा बहुत मिला है, इसलिए मैंने इनकार नहीं किया। विक्टर ने रोशनी और रेयान को प्लान बताते हुए कहा। तो इसमें हमारा क्या काम है? तुम किसी भी लड़की को लेकर जा सकते हो, तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है। रोशनी ने विक्टर की बात टोकते हुए कहा। सही कहा, मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन जब मेरे पास तुम हो काम करने के लिए तो मैं किसी और को क्यों कहूँ। और वैसे भी तुम माहिर हो कपल पार्टीज में जाने की, तो मुझे अब किसी माहिर की ही ज़रूरत होगी ना।
विक्टर ने एक रात में रोशनी और रेयान की सारी मालूमात हासिल कर ली थी। वो क्या करते रहे हैं और किस किस्म का काम करते हैं। तुमने हमारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोशनी की आवाज़ ऊंची हुई। रेयान ने रोशनी के हाथ पर हाथ रखते हुए उसको कंट्रोल करने का कहा। रेयान ने जैसे ही रोशनी के हाथ पर हाथ रखा, विक्टर की नज़र उन दोनों के हाथ पर गई। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए हाथ में पकड़े ग्लास पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत की कि वो टूट गया। ग्लास के टूटने की आवाज़ से रोशनी कपकपा गई और उसकी आंखों में खौफ उतर आया। आइंदा मेरी किसी बात पर बहस मत करना और ना ही आगे से बोलना, समझ आई? मैं शाम को 6 बजे आऊँगा, तैयार रहना। और हाँ, अपने इस होलिये में ना आना। विक्टर गुस्से से उठा और बगैर उन दोनों की बात सुने वहाँ से चला गया। रोशनी, थोड़ा हौसला करके बात किया करो। अगर तुम ऐसे बात करती रही तो विक्टर हमारे काबू नहीं आ सकता। रेयान रोशनी को समझा रहा था, जो ग्लास के बिखरे हुए टुकड़ों को देख रही थी। शाम के ठीक 6 बजे रोशनी के फ्लैट की बेल ने सकूट तोड़ डाला। वो आईने के सामने खड़ी अपने सरापे में नया रंग भरने में मसरूफ थी। इस बार उसके बाल रात की स्याही जैसे गहरे काले थे। सब्ज लेंस की जगह नीली आंखों की चमक उसे एक अजनबी कशिश बख्श रही थी। नाक को हल्का सा तराश कर वो और भी ज्यादा नाजुक लगने लगी थी, और होंठों के गिर्द मेकअप ने उसके चेहरे को मजीद दुबला और पुरकशिश बना दिया था। बेल दोबारा बजी। रोशनी ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही विक्टर की मौजूदगी ने कमरे की फ़ज़ा बदल दी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता अंदर आया, जैसे हर कदम के साथ ज़मीन पर अपनी दाग बिठा रहा हो। उसके लंबे कद और चौड़े शाने रोशनी पर साया कर रहे थे। शर्ट के खुले बटनों के बीच से उभरा हुआ सीना और घने बाल उसकी मर्दाना शख्सियत को और भी नुमायां कर रहे थे। गले में झूलती भारी चेन्स, जिन पर खौफनाक जानवर के अंदर थे, रोशनी को लम्हा भर के लिए सहम आ गई। ये जेवरात किसी आरइश के लिए नहीं, बल्कि जैसे उसकी ताकत और जंगजू मिजाज की निशानी हो। विक्टर ने अपनी ठंडी मगर गहरी आंखों से रोशनी को घूरा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी को अंदर तक पढ़ डाले। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जो ज़्यादा खुशी की नहीं बल्कि एक पुरस्कार एतमाद की अलामत थी। और जब उसने धीमी भारी आवाज़ में कहा, तैयार हो, तो रोशनी की रूह तक लरस गई। वो हैरान रह गई कि ये शख्स इस जलाल और वहशत भरे होलिये में वाकई डिनर पार्टी में जाने वाला है। दूसरी तरफ विक्टर की नज़रें रोशनी पर जमकर रह गईं। वह दरवाजे में खड़ी सुर्ख लॉन्ग मैक्सी में ऐसी दिलकश लग रही थी जैसे किसी दास्तान से निकलकर सामने आ खड़ी हुई हो। उसका गहरा रंग, झिलमिलाती आंखें और बारीक सा तराशा हुआ सरापा वाकई सिंड्रेला को भी मात दे रहा था। विक्टर के होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। उसकी नज़रें रोशनी के वजूद पर रुक रुक कर फिसल रही थी। उसकी खामोशी खुद एक एतराफ़ थी कि वो रोशनी को इस रूप में देखकर खुद पर काबू खो रहा है। रोशनी ने हल्की झिझक के साथ नज़रें चुराई और दबे लबों से कहा, तुम इस होली में डिनर पार्टी में जाओगे? उसने दरवाजे से रास्ता छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रखा, मगर इस लम्हे भी विक्टर की नज़रें उसके वजूद से हटने को तैयार न थी। उसकी निगाहों की तपिश रोशनी के दिल में अजीब सा इर्ताश पैदा कर रही थी, जैसे लम्हा भर में कमरे की फ़ज़ा भारी और सांसें बेकाबू हो गई हों। तो क्या है इस होली में? वहाँ जाकर अगवा ही करना है तो इन कपड़ों में क्यों नहीं? विक्टर ने अपने ऊपर एक नज़र डाली। तुम विलियम जॉन्स की पार्टी पर जा रहे हो, किसी चिड़ियाघर में नहीं। तुम्हारे इस जानवर जैसे होली के साथ मैं नहीं चल रही। रोशनी ने अपनी हाई हील उतारते हुए कुर्सी पर जा बैठी। रोशनी के विक्टर को फिर जानवर कहने पर विक्टर के माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ सोचते हुए फिर रुक गया। इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना होगा। विक्टर अब रोशनी के शीशे के पास खड़ा अपने कंधों तक आते बालों को सेट कर रहा था। रोशनी गुस्से से उठी और जाकर अलमारी से ब्लैक कलर का 3 पीस सूट निकालकर बेड पर रख दिया। ये पहनोगे तुम? मुझे अंदाज़ा था कि जंगल में रहने वालों को डिनर में जाने की तमीज़ नहीं होगी, इसलिए मैंने ये सूट मंगवा लिया था। अगर तुम ये नहीं पहनोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोशनी, जो अपनी हाई हील उतार चुकी थी, उसे पहनते हुए विक्टर की तरफ देखा, जो बेड से सूट उठाकर उसका जायजा ले रहा था। मैं ये नहीं पहनूंगा। इसमें टाई है और टाई लगाकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कुत्ते के गले में पट्टा डाला हो। विक्टर ने सूट दोबारा बेड पर फेंक दिया। वैसे तुम अपने बारे में अच्छा खासा जानते हो। मैं नीचे जा रही हूँ, अगर सूट पहन लिया तो आ जाना। रोशनी ने विक्टर को सर से लेकर पाँव तक देखा और चलती हुई कमरे से आगे जाते हुए वह एक बार फिर विक्टर को जानवर से तशबीह दे गई थी। जानवर, जानवर, मैं उसकी बकवास सुन ही क्यों रहा हूँ? विक्टर ने गुस्से से सूट की तरफ देखा, जो आज की रात पहनना उसकी मजबूरी बन चुका था। थोड़ी देर बाद विक्टर तैयार होकर नीचे गाड़ी में आकर बैठ गया, जहाँ रोशनी पहले से इंतजार कर रही थी। विक्टर 3 पीस सूट पहनकर कोई बड़ा बिजनेसमैन की तरह लग रहा था। बालों को उसने पीछे की तरफ करके पोनी से बांध लिया था। गले में पहनी हुई चेन्स को उतार कर उसने रोशनी के सामने डैशबोर्ड पर रख दिया। रेयान कहाँ है? रोशनी ने जब विक्टर को गाड़ी स्टार्ट करते हुए देखा तो फौरन बोली।
रेयान को मैंने दूसरी गाड़ी देकर भेजा है। अगर हमें वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो वह हमें आकर गाड़ी में ले जाएगा। इस तरह हम गाड़ी को पार्किंग से निकालने से बच जाएंगे। विक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की और साथ साथ रोशनी को बता रहा था। विक्टर की बात सुनते ही रोशनी ने फ़ौरन रेयान को मैसेज किया। रेयान की तरफ से जवाब में आने वाला मैसेज भी वही था जो विक्टर कह रहा था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? अच्छी बात है। विक्टर को पता चल गया था कि रोशनी ने रेयान को मैसेज करके कंफर्म किया है। विक्टर अब अपने गुस्से को गाड़ी के स्टीयरिंग को दबोचते हुए कंट्रोल कर रहा था।